हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद में थर्ड लेक्चर आ रहा है। और क्योंकि जो है वो कुछ कामों में व्यस्त हो गए थे और छुट्टियां उट्टियां थी, तो इसके चक्कर में कहीं टूर प्लान कर लिया था, तो इसलिए जो काफ़ी टाइम बाद में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद की जितनी भी क्लासें हैं वो सारी कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार छोटा सा आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, है ना, ताकि हम आगे जो है वो कंटिन्यू उसी तरीके से कर पाए। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे भैया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की, है ना। तो देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये पॉइंट अपना चल रहा था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कितने तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिलेंगे, इनमें सबसे पहला और सबसे जनरल और सबसे ये कहो कि सबसे ज्यादा काम में आने वाला इलेक्ट्रोड जो था ना, वो सबसे पहले अपने पास था क्या, मेटल आयन, ठीक है, इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये सबसे जनरल इलेक्ट्रोड है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड सबसे कॉमन इलेक्ट्रोड भी यही है ना, सबसे ज्यादा काम में आता है। इसमें क्या करते हैं, एक मेटल रोड होती है, उस मेटल रोड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करना होता है, तो एक इलेक्ट्रोड बनता है, उसको बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मैंने लास्ट क्लास तक आपको यह भी बता दिया था कि कोई एक इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। वो एनोड भी बन सकता है, वो कैथोड भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि साथ वाला कौन है, ठीक है ना, कि साथ में जो वो किस तरीके का आपने दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा ले रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह काम करेगा। दूसरा जो इलेक्ट्रोड था ना, वो था भैया जी गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रोड था कि किसी गैस से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। इसके एग्जांपल भी हमने देखा था, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, या क्लोरीन इलेक्ट्रोड। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड जो है वो अपने पास सेकंड इलेक्ट्रोड। तीसरा जो इलेक्ट्रोड था वो था मेटल, या इसको जो है आप ये भी बोल सकते हो आयन इलेक्ट्रोड। थर्ड वन जो है वो है आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये तीसरा इलेक्ट्रोड। यहां क्या करते हैं कि भैया प्लेटिनम की रोड होती है, प्लेटिनम की रोड को किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिसमें कोई एक मेटल दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है ना, या यूं कहो कि एक ही मेटल के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो हम काम में लेते हैं। आप जो एक बार लास्ट क्लास देखे उसको रिवाइज करें, है ना। फिर इसके बाद में चौथा और सबसे लास्ट वो था भैया मेटल, है ना। एक तो इसमें मेटल होता है, फिर दूसरा होता है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, ऑफ मेटल एंड सोर्स ऑफ एनाइन, ठीक है। ये हमारे पास तीन चीजें होती है, मेटल होता है, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट उसी मेटल का स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, और वहां पर जो एनाइन है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, उसका सोर्स लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, है ना। जैसे यहां पर कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात हमने करी थी, जैसे लेड के इलेक्ट्रोड की बात हमने करी थी, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड जो वो यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चार इलेक्ट्रोड ही क्या होते हैं भैया, मेन होते हैं। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोड और भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ये चार इलेक्ट्रोड जो वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। फिर देखो जरा कि क्योंकि हमने लास्ट क्लास तक इनकी बात कर ली थी, अब हम इसी को थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ाते हैं। देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरीके के भी होते हैं, दो और तरीके के होते हैं, या यूं कहो कि सबसे पहले हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं, या पहले मैं ये पॉइंट लिख ही देता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, रिएक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। फर्स्ट वन इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक भैया जी, इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना।
कि रिएक्टिविटी के बेसिस पर इलेक्ट्रोड दो तरीके से हम इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, नाम से पता चल रहा है ये इलेक्ट्रोड क्या रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये खुद कभी भी नेट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या यूं कहो कि ये इलेक्ट्रोड जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आप ले रहे हो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ किसी तरीके से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये मैं लिख देता हूं कि दीज types of electrodes does not reacts with the electrolytic solution, ठीक है, and does not participate in नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। ये नेट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ना ही रिडक्शन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो नेट सेल रिएक्शन में भी इनका कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने भर रखा है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ भी किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। फिर देखो जरा इसका एग्जाम्पल हमारे पास अब है जी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, कि हम जो प्लेटिनम का वायर डिप करते हैं ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्लेटिनम का वायर जो है प्लेटिनम इनर्ट होता है, आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो प्लेटिनम खुद कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर एक कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये क्या करता है कि भाई कार्बन ग्रेफाइट जो है वो भी कभी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। फिर दूसरा जो है वो होता है भैया रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव या फिर इसको एक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा भैया जी, ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, खुद इन्वॉल्व होगा, यानी कि इसका खुद का या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। और आप ये मानो कि प्लेटिनम और कार्बन के अलावा ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रोड, अच्छा इसमें गोल्ड इलेक्ट्रोड भी आ सकता है, गोल्ड इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम है, कार्बन ग्रेफाइट, ये सारे जो है वो इसमें आ सकते हैं। और इनके अलावा बाकी जितने भी है ना वो सारे ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, रिएक्टिव ही होते हैं। जैसे हमने जो वो जिंक का इलेक्ट्रोड देखा था, जैसे गैल्वेनिक सेल की पहले बात करी है ना हमने, तो गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, तो वहां पर खुद जिंक और कॉपर जो है ना मेटल रोड के वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, नेट सेल रिएक्शन में। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड विल टेक्स पार्ट इन सेल रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी जो है वो जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड है, मरकरी इलेक्ट्रोड है, बहुत सारे के सारे जो कैसे होंगे, एक तरीके से रिएक्टिव ही होंगे, ठीक है। अब देखो कि ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रोड। अब हम वापस से एक पॉइंट था अपने पास, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भी बात हम अभी जस्ट करेंगे, है ना। एक पॉइंट था वो था भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने वैसे तो जो है वो शुरू में फर्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम अब इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर भी मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, कब आगे पढ़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या यूँ कहो कि सेल पोटेंशियल, है ना, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भैया। देखो जरा कि पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी, वापस से जो है वो हम देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही चलता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत जगह काम में आता है और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके का होता है, या यूं कहो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वास्तव में है क्या। अगर इसका मीनिंग सीख गए ना तो इलेक्ट्रो में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार जो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि आपको कई बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है और वहां पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जानकारी पूछ लेता है। वो सारे क्वेश्चन जो है वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब इसका मीनिंग आपको पता है। पहले तो जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं
कि भैया आप किसी भी मेटल रोड को या किसी भी मेटल को जब इसके ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हो, कोई मेटल अपने पास, उस मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करोगे, डिप करोगे, उसमें रखोगे, तो दोनों के इंटरफेस पर जो है वो एक पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। और वो जो पोटेंशियल है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब यार ये पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है, तो ये डेवलप होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण। कि यार जो इलेक्ट्रोड है ना अपना, इलेक्ट्रोड या तो एनोड की तरह काम करेगा या फिर कैथोड की तरह काम करेगा, डिपेंड करता है साथ में कौन है, ठीक है। तो आप जब क्या करोगे, मेटल रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखोगे, तो या तो वहां ऑक्सीडेशन होगा या वहां रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन जो लिए जाएंगे या फिर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के एक्सचेंज के कारण दोनों के इंटरफेस पर जो है वो हम बोलेंगे कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो मैं ये लिख देता हूं कि when a metal rod is dipped into its electrolytic solution, ठीक है, when a metal rod is dipped into its electrolytic solution, then a potential difference is developed on the interface of metal rod and electrolytic solution, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक। दिस पोटेंशियल difference is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। कि भाई दोनों के इंटरफेस पर जो भी डेवलप होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। एक एग्जांपल से हम इसको यूं भी समझ लेते हैं डायग्राम से, कि यार ये जैसे एक हमारे पास कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में हमने जिंक की एक रॉड रख रखी है, ये है जिंक रॉड, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमने क्या कर रखा है भैया, एक तरीके से ZnSO4 का सॉल्यूशन फिल कर रखा है। ये है अपने पास सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 ना, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो ये तो मेटल हो गई और ये इसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। अब हमें पता है कि जब जिंक है, मान लो आपने इसको कॉपर के साथ अटैच किया है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो Zn+2 है वो धीरे धीरे यहाँ सॉल्यूशन में जो है वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और Zn+2 सॉल्यूशन में आते जाएंगे, और जो यहाँ है इसकी सरफेस पर जो है वो क्या होगा, एक तरीके से चार्ज जमा होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज जमा होता जाएगा। तो अब देखो दोनों के बीच में जो चार्ज डिफरेंस डेवलप हो गया ना, कि यहाँ नेगेटिव है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव है, बस इसी चार्ज डिफरेंस के कारण जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होता है, या पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या इसको डिफरेंस नहीं बोलूंगा, दिस पोटेंशियल इज नॉन एज, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप, ठीक है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड, इसको मैं यूँ बोल देता हूँ कि अभी हम डिफरेंस की बात बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो भैया ये तो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखना जरा, कि लाइन ये है कि देन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप ऑन द मेटल रोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कि ये जो डिफरेंस डेवलप हुआ, या जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, या जो भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ये किसके कारण हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण डेवलप हुआ ना। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो दो तरीके का हो सकता है। आप समझना जरा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दो तरीके का होता है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, दूसरा ये होता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल होता है।
अब समझना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वास्तव में होता क्या। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो पावर, ठीक है, एक एनर्जी होती है, ठीक है। और ये एनर्जी जो किसके कारण डेवलप होती है, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हम पढ़ा ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एनर्जी एक तरीके की। और ये एनर्जी क्यों डेवलप हुई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण डेवलप हुई, है ना। तो इसी के बेसिस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का हो गया, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप समझना कि यार ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ना, ये होता है भैया जी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। कि कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हम करेंगे तो वहां एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि ये इंडिकेट करता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, कि खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी, या इसको मैं यूं लिख देता हूं, दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स tendency to gets oxidized, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरीके से टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मतलब किसका ऑक्सीडेशन कितनी आसानी से होगा, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ रिडक्शन पोटेंशियल ये होता है भैया रिप्रेजेंट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिडक्शन की टेंडेंसी को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कि आप ये बोल सकते हो कि किसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, और किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका रिडक्शन आसानी से होगा, ठीक है ना। मैं ये बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आप समझना इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मान लो कि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप देखो जरा कि जो है वो इलेक्ट्रो में कुछ पोर्शन जो है वो रिडॉक्स का भी है, रिडॉक्स का कुछ कंसेप्ट काम में आएगा यहाँ पर कि जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ये चीज जो है वो आपको एक बार रिडॉक्स से पढ़नी पड़ेगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का क्या करे, रिडक्शन करे, और जो दूसरे का रिडक्शन करेगा उसका खुद का क्या होगा, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो अब आप समझना जरा कि मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ये बताता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, कि खुद का ऑक्सीडेशन कितनी आसानी से होता है। अब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन अगर आसानी से हो रहा है तो वो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। फिर दूसरी तरफ इधर आओ कि रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ये किसको बताता है, ये बताता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, है ना। अब खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। खुद का रिडक्शन जितनी आसानी से होगा दूसरे का ऑक्सीडेशन ये उतनी आसानी से करेगा। कहने का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर के, ऑक्सीडाइजिंग पावर के। यार ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो जितनी ज्यादा होगी ना, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हम ये बोलेंगे उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। या उल्टा भी बोल सकते हो। एक चीज मैं और बता देता हूं कि हम जितने भी, है ना, डेटा की बात करेंगे या जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे उनमें से रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक चीज और कि फॉर एनी मेटल या फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट और स्पीसी, ठीक है भैया, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट या स्पीसीज के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये इक्वल होगा रिडक्शन पोटेंशियल के, रिडक्शन पोटेंशियल के, है ना। बस दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। कि आप ये ध्यान में रखोगे कि कोई भी स्पीसी है, कोई आयन है, कोई मेटल है ना, कोई भी स्पीसी है, कोई भी एलिमेंट है,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा वैल्यू में इक्वल होते हैं, साइन प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि यार एक मेटल है, मान लो जिंक है ना, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर है मान लो 0.65 वोल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कितना है 0.65 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो माइनस का 0.65 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे कि यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए हमेशा जो है क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनमें डिफरेंस केवल और केवल किसका होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक बार वापस से अपनी बात रिवाइज करवा देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो एक तरीके से एक पावर है ना, एक यू कहो कि एक पोटेंशियल या एक पावर है जो कि इलेक्ट्रोड पर डेवलप होती है। कब डेवलप होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण डेवलप होती है। अब दो चीजें हो गई, एक तो जो है वो ऑक्सीडेशन के कारण डेवलप हुआ, एक रिडक्शन के कारण डेवलप हुआ। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये भी दो चीजें हो गई हमारे पास। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज को बताता है कि यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो किसी का ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी तरफ रिडक्शन पोटेंशियल किसको बताता है, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, है ना, तो इसको बताता है कोई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर के प्रोपोर्शनल है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं और ये पॉइंट है भैया जी अपने पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भैया जी देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो वही बात कि अगर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन में किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है ना, मैं ये लिख देता हूं पहले कि इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is measured in standard condition then it is called standard electrode potential। ठीक है, ठीक है भैया जी देखो कि अगर आप क्या करते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मेजरमेंट है ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन में करते हो, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, तो ये मैं लिख देता हूं पहले, स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन होती है अपने पास कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन आपको लेनी होती है 1 मोल पर लीटर। अच्छा एक चीज और, कल एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन और एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो नीचे 3-4 स्टेटमेंट थे कि विच कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर, है ना, विच कंसंट्रेशन इज अननोन, विच कंसंट्रेशन इज नॉन, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। अब भाई ध्यान रखना, एक तो होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं टाइट्रेशन में, है ना, टाइट्रेशन जो हम पढ़ते हैं जैसे रेडोक्स टाइट्रेशन है या आयनिक में हमने पढ़े थे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़े थे, तो वहां हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होती है, आपको पता होती है। ठीक है, और यहां हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम जब बात करेंगे तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे, 1 मोल पर लीटर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो यहां पर प्रेशर, हम जनरली 1 बार प्रेशर लेते हैं, 1 atm भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट जो हो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान में रखना है। जनरली हम सोचते हैं कि टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता होगा, 0 केल्विन 273, लेकिन ये उससे अलग है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहां पर लिखा आता है एनी गिवन टेम्परेचर,
एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, बस कांस्टेंट होना चाहिए कि आप जिस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर रहे हो वो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आप ये समझिएगा टेम्परेचर जो है वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है ना। यूजुअली ये जो टेम्परेचर है ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना होता है जनरली, टेम्परेचर इतना होता है कि भाई कोई भी टेम्परेचर लेते हैं तो जनरली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, बस कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किसी स्पीसीज के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट जो है ना वो हम अगर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है बात। तो ये है। फिर जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो तरीके का है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरीके का हो गया, दो तरीके का हो गया। ठीक ऐसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का हो जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें सेम ही रहेगी, बस वो कंडीशन बदल दी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी डेटा होते हैं ना, जितने भी डेटा होते हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होते हैं। अभी हम ये भी समझेंगे कि आखिर किसी स्पीसीज के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम ये भी समझेंगे, ठीक है ना। तो आप समझो जरा कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SOP, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं SRP, ठीक है। तो दो तरीके का हो गया, एक तो SOP हो गया, एक हो गया SRP, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन को, इसको जो है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E0 ऑक्सीडेशन, ठीक, और इसको जो है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E0 रिडक्शन। ध्यान रखना, अगर ऊपर जो है वो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं पर भी ऊपर ये नोट लगा हुआ मिल जाए ना, इसका मतलब कंडीशन कैसी होगी, वहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। और ये नोट नहीं मिले, जैसे मान लो केवल अगर ऐसा मिले, ई ऑक्सीडेशन मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड नहीं है ना। जैसे अभी हमने इससे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी थी, तो वहां पर जो केवल ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन लिखा हुआ मिलेगा, E0 नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई अपने पास स्टैंडर्ड, और सारी चीजें वही है, सेम ही है कि भैया ये भी क्या बताता है, क्योंकि वो एक तरीके से ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, बस यहां पर कंडीशन फिक्स कर दी है। तो ये टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और ये बताएगा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। क्लियर है बात। फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत ही जरूरी है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, है ना। IUPAC ने क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है ना। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, स्टैंडर्ड रिडक्शन potential will be assumed as standard electrode potential, ठीक है। अब यार ये क्या लाइन है सर, हमारे तो समझ में आई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए तो इधर देखो कि भाई बात ऐसी है कि कई बार जो है वो ये लिखा हुआ आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, केवल इतना लिखा हुआ आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का हो गया ना, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये दो तरीके का हो गया। अब कई बार क्वेश्चन में केवल ये लिखा आता है कि भैया एक मेटल है, मान लो जिंक है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इसका है -0.64 वोल्ट, ऐसा दे दिया मान लो आपको, है ना, कि एक मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा ले, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले कि रिडक्शन पोटेंशियल ले, तो कहीं अगर मेंशन नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, तो ये माना जाए कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात हो रही है। ये IUPAC कहती है कि भाई हमने क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है, कि कहीं अगर जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ आए, है ना, और जो ये मेंशन नहीं है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल, आपको पता नहीं चल रहा है, लिखा हुआ नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप क्या मानोगे, रिडक्शन पोटेंशियल, कि यार ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, उसको आप ऐसा मानोगे।
मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये है भैया IUPAC का एक नॉर्म्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और हम जब भी मेजरमेंट करते हैं ना, जब भी किसी चीज का मेजरमेंट करेंगे, है ना, जब भी किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करेंगे, तो वो भी जो हो हम किस में करेंगे, SRP में ही करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही हम मेजरमेंट हमेशा करते हैं, है ना। क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि किसी एक स्पीसी के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों बराबर होते हैं। ये तो अभी हमने देखा ही था, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। अगर ये आ जाएगा, ये नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है ना। किसी स्पीसी के लिए ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी मैं लिख देता हूं, वापस से लिख देता हूं कि फॉर एनी स्पीसी, ठीक है, E नॉट ऑक्सीडेशन ये इक्वल होगा E नॉट रिडक्शन के, और बस किसका डिफरेंस होगा, प्लस माइनस के। हम हमेशा मेजरमेंट किसका करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का करेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बात। तो ये है भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब यहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यार हम बार बार बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि यार देखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, कि ये रिडक्शन होने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। अब आप समझो कि यार जैसे हम लेंथ को मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं, है ना, हम जैसे टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, ऐसे ही जो वो सवाल आया कि यार हम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को कैसे मेजर करें, हम रिड्यूस होने की टेंडेंसी को कैसे मेजर करें। तो उसी के लिए जो है ना ये सारी चीजें बनाई गई है कि SOP और SRP ये इंडिकेट करेगा, मतलब एक मैथमेटिकल वैल्यू देगा कि किसका ऑक्सीडेशन कितनी आसानी से होगा, ये आपको मैथमेटिकल वैल्यू देगा कि किसका रिडक्शन कितनी आसानी से होगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब चलो हम आते हैं कि आखिर वो मैथमेटिकल वैल्यू जो कैसे फाइंड करी जाए, उसका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो जरा, देखो कि पॉइंट ये है कि भाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for a single electrode cannot be measured, ठीक है, कि भैया एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कभी मेजर नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना कि जिंक का इलेक्ट्रोड है, मान लो ZnSO4 एक कंटेनर में ले रखा है, इसमें जिंक की रोड लगा रखी है। अब अकेले लेके घूम रहे हो कि मेजर कर लो, नहीं कर पाओगे। आपको अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो इसके साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड होना चाहिए, एक कंप्लीट सेल का सेटअप होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of any electrode and other electrode is used, which is called reference इलेक्ट्रोड, ठीक है। कि भैया मैंने कहा ना कि अकेले इलेक्ट्रोड से आप कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड काम में लेना पड़ेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है ना, तो एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड, ठीक है, इज यूज्ड। तो भैया हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये अगर आपको नहीं पता तो आप जो है पीछे वाली क्लास देखें, उसमें मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बता रखा है, अभी वापस भी मैं करवा दूंगा, आपको बता दूंगा। तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर क्या काम में लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम काम में लेते हैं, रेफरेंस एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। कि भाई हम क्या करेंगे, जैसे मान लो जिंक का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो एक तो जिंक लिया, एक साथ में जो वो आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, दोनों से गैल्वेनिक सेल बना दिया, फिर जो है वो हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे। तो आपको पूछे रेफरेंस, अच्छा एक चीज और कि ये जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। कि या तो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकालो, अगर ये नहीं है तो फिर जो है वो हम सिल्वर इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में भी निकालते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। अभी के लिए आप ये समझना कि हम जब भी हमारे बुक में एनसीईआरटी में जितने भी डेटा दिए हुए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेसिस पर ही दिए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अब एक चीज और यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि द SRP ऑफ SHE है ना, इज अज्यूम्ड एज 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है भैया जी। ये आप ध्यान में रखो कि भाई द रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या काम में लिया आपने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लिया, ठीक है ना। अब SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि यार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अकेले इलेक्ट्रोड का तो हम मेजर कर नहीं सकते, लेकिन एक पेयर अगर अपने पास है तो उस पेयर का मेजर कर सकते हैं। और पेयर का मेजर करने के लिए किसी दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, इसको काम में लेंगे, अभी मैं आपको जब पूरा सेटअप बताऊंगा ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। आप जो वीडियो को कंटिन्यू करो, देखते रहो बस, ठीक है ना। और जो वो फिर लास्ट में आप कंक्लूजन निकालना कि यार ये चीज जो समझ में आई कि नहीं आई, और लास्ट में जो अगर कोई चीज रह गई तो आप पीछे रिवाइंड करके उसको दोबारा देखें, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन का यही तरीका होता है। तो आप इसको समझना ध्यान से कि मैंने ये लिखा है कि यार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना, उसका SRP 0 लिया जाता है या 0 माना जाता है, ये ध्यान में रखना। एक तो स्टेटमेंट है कि द SRP ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, है ना, और दूसरा है द SRP ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC ने ये फिक्स किया है कि यार आप जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करोगे ना, तो आपको साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड तो चाहिएगा ही चाहिएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा लेना है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है, और उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना लेना है, वो 0 लेना है। ये IUPAC कहती है कि इसको हम 0 मान लेते हैं, और इसको 0 मान के बाकी जितने भी स्पीसीज होगी, बाकी जितने भी एलिमेंट मेटल होंगे, उन सब के लिए हम SRP जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बात। तो ये है कि भाई ये 0 माना गया है, 0 होता नहीं है, ये ध्यान में रखना। कई बार स्टेटमेंट आता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 माना जाता है, होता नहीं है। क्लियर है। अब देखो जरा कि अब हम आते हैं कि यार इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हमें करना है SRP का। हम तो SRP का मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि SRP का मेजरमेंट हो जाएगा तो अपने आप जो है वो SOP का मेजरमेंट हो जाएगा। किसी एक मेटल के लिए दोनों, किसी एक स्पीसीज के लिए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ SRP, ठीक है। तो SRP का हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं ये हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया देखो जरा कि अगर आपको क्या करना है, SRP का मेजरमेंट करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेजर नहीं कर सकते, अकेले का नहीं किया जा सकता। आपको पूरा एक क्या करना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम जिंक के लिए एक SRP का मेजरमेंट करते हैं, तो क्या करेंगे देखो जरा कि जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे। ये हमारे पास है भैया जी जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमने एक कंटेनर लिया और इसमें जिंक की रॉड रखी, ये जो है वो अपने पास जिंक की रॉड है Zn, ठीक।
और इसको इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है वो हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। ये है भैया जी ZnSO4, ZnSO4, ठीक है। अब यार स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अभी हमने जो है स्टैंडर्ड कंडीशन की भी बात करी थी कि भाई जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो हम कितनी लेने वाले हैं, 1 मोलर लेने वाले हैं। टेम्परेचर वैसे तो कोई भी गिवन टेम्परेचर हो सकता है, यूजुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये जिंक हो गया। अब अकेले का मेजरमेंट नहीं होता तो इसको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ जोड़ते हैं, तो भैया जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम इसको जोड़ते हैं। तो इसको हमने जोड़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ये दूसरी तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑलरेडी हम पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हम कैसे बनाते हैं। ये गैस जार हमने ले रखा है यहाँ पर, और जो है वो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस इसमें पास करवाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसका प्रेशर जो है वो हम कितना ले लेते हैं, 1 बार प्रेशर रख देते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमने एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया। ये प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम की सरफेस, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन होगी वो सारी होगी। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे HCl भर रखा है, इसकी कंसंट्रेशन भी हम कितनी लेंगे, 1 मोलर लेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़कर एक सेल बना देते हैं हम। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने एक कंडक्टर से जोड़ दिया। ये हो गया भैया जी हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये लो जी सेल बना दिया, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और भैया जी देखो अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज भी हम लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया भैया सॉल्ट ब्रिज। ये है भैया जी हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज ने जो है वो यहाँ पर जो है वो सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। और जैसे मान लो यहाँ पर आप सॉल्ट ब्रिज में KCl काम में ले सकते हो। KCl जो है वो इसमें हमने भर रखा है। तो इधर Zn+2 को न्यूट्रल करने के लिए इधर तो कौन आएगा, Cl-, और इधर जो अपने पास एक तरीके से नेगेटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रल करने के लिए इधर जो है वो कौन जाएगा, इधर K+ जाएगा। अब भैया जी जैसे ही आप ये सर्किट कंप्लीट करोगे, तो सर्किट कंप्लीट करते ही ये जो गैल्वेनो है ना, इस गैल्वेनो की जो सुई है ये आपको कुछ रीडिंग देगी, ठीक है। अब ये रीडिंग कितनी देगी, तो वो रीडिंग जो है वो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो है वो यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रहा है, और ये वाला जो है यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। अब हमें कैसे पता चला कि ये एनोड है ये कैथोड है ना, वो सारा सब कुछ जो है वो हमें पता चलता है भैया। इनके जो भी SRP के डेटा होते हैं हम उनसे भी आइडिया लगा सकते हैं। बाकी हम ये सोच सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, उसके बेसिस पर हम एनोड कैथोड बताते हैं। अब समझना जरा कि यार ये गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग देगा वो रीडिंग क्या है, वो रीडिंग हमारे पास होती है क्या, E0 सेल, यानी कि इस सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इस सेल का जो E0 सेल है ना, ये उसकी रीडिंग देगा कि भाई ओवरऑल इस सेल से कितना वोल्टेज मिल रहा है, या आप उसको बोल सकते हो EMF ऑफ सेल। ये गैल्वेनोमीटर आपको किसकी रीडिंग देगा, ये रीडिंग देगा भैया जी सेल के EMF की रीडिंग आपको यहां से मिलेगी। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां एनोड पर है ना, एट एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पर रिएक्शन हो रही है, जो हमारा जिंक है ना ये कन्वर्ट हुआ भैया जी Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हुई कहाँ, एनोड पर। एट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे होगा कि यहाँ पर जो H+ है 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये किस में चला जाएगा, ये H2 गैस में चला जाएगा, है ना। और जो अगर मैं बात करूँ नेट सेल रिएक्शन की, तो नेट सेल रिएक्शन जो है वो हमारे पास कुछ ऐसी हो रही है कि जिंक प्लस 2H+, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या बना, Zn+2, और साथ में जो है ये बनी H2 गैस। ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन है। रिप्रेजेंट करने का तरीका कि भैया जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2। इसको लिखने का तरीका कि भैया जी प्लेटिनम की सरफेस पर क्या हुआ, जो H+ है ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया। और सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। और प्लेटिनम की सरफेस पर जो है वो, या फिर इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं कि H+ इज कन्वर्टिंग इनटू H2 ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, आप इसको यूं भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो कि ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन। समझने वाली बात ये है कि अगर आपको यहां पर क्या करना है भैया, एक तरीके से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर एनोड पर तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको समझो
कि एनोड पर जो है क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब ये देखो कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ई नॉट Zn प्लस 2। हमें ये तो पता ही है कि यार इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, इक्वली होंगे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ई नॉट H प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू H2। इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसको मैं ऐसे इंडिकेट करूंगा। भैया एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल या फिर जो है आपको कि ईएमएफ ऑफ सेल, ये सारी चीजें जो है ना, ये होती है इंटेंसिव। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, इंटेंसिव होती है। ठीक, अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या है, तो भैया ये चीज तो आपको जो है आपने बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो तो जो है वो आप बोल सकते हो कि मास पर डिपेंड करती है ना, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट से। तो आप यहां पर ये समझो कि मैं ये पॉइंट पहले लिख देता हूं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे भी जो खूब काम में आएगा कि भैया जो अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ, सेल ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ई या फिर ई नॉट से इंडिकेट कर सकते हो, इनमें दोनों आ गए। सेल पोटेंशियल जो है वो अपने पास ई सेल या फिर ई नॉट सेल, है ना, ये सारी चीजें जो है ना, सेल ईएमएफ, है ना, आर इंटेंसिव properties, so cannot be added directly। ठीक है, तो इनको जो है वो हम डायरेक्टली कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखना कि जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है उनको ही हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका मास जो है ना, मास खुद क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मास 2 ग्राम है, इसका मास 4 ग्राम है, तो जब दोनों को मिला दिया तो मास 6 ग्राम होगा, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है या पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को मिला दिया तो डेंसिटी 7 ग्राम या 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? डेंसिटी जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है। तो यहां पर जो इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो इनको ऐड करने के लिए पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको ऐड करने के लिए पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये चीज ध्यान में रखना, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, है ना, ये एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और भैया हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, है ना, और एक और रिलेशन होता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे जो हो उसको डेराइव किया जाता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसी गैल्वेनिक सेल का जो हो थर्मोडायनेमिक्स, इसकी थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो मैं ये आगे बताऊंगा आपको कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ पर जो एन का मतलब तो होता है भैया वैलेंसी फैक्टर, या कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है वो एन है। एफ का मतलब होता है एक तरीके से फैराडे, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम, और ई जो है वो अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखो कि हमें तो क्या चाहिए, इस रिएक्शन के लिए ई सेल चाहिए, है ना, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसके लिए मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें चाहिए। तो इन दोनों को तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि रिएक्शन को ऐड करने पर, हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया है, रिएक्शन को ऐड करने पर इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ये हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेल्टा जी में। तो आप समझो कि इस रिएक्शन के लिए मैं ऐसा बोलूंगा, डेल्टा जी नॉट Zn से Zn प्लस 2 ये इक्वल होगा किसके, माइनस एन एफ ई के इक्वल होगा। तो यहां पर n की वैल्यू हो गई कितनी, 2, है ना, तो माइनस 2f, और इसका e हो गया कितना, ई नॉट Zn से Zn प्लस 2। ये शायद जो है वो कट नहीं रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, कि भैया इस रिएक्शन के लिए अपने पास जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो इतना है।
अब E को तो हम डायरेक्टली ऐड कर नहीं सकते, तो इसका डेल्टा G मैं लिखूंगा माइनस का n की वैल्यू कितनी है 2f, और इसका E हो गया कितना E नॉट Zn से Zn प्लस 2। ठीक है, इसको जो है वो डेल्टा G नॉट 1 बोल देता हूं मैं, और इसके लिए जो है वो अपने पास नीचे वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का n, यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है 2 और f, और ये हो गया भैया E नॉट H प्लस से किस में गया H2 में गया, है ना। और नीचे वाली रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G बोल देता हूं, तो डेल्टा G जो है वो कितना हो जाएगा माइनस का n। अब यार इस रिएक्शन का n कितना होगा, तो जितना n आपने ऊपर वाली रिएक्शन में कैंसिल किया है वही इस रिएक्शन का n है, तो 2f, और ये हो गया E नॉट सेल। अब देखिएगा कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि डेल्टा G एडिटिव होता है नेचर में, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2। ठीक है, तो डेल्टा G नॉट तो कितना आया माइनस का 2f, और ये E नॉट सेल। डेल्टा G नॉट 1 कितना आया, तो ये आया माइनस का 2f, और ये E नॉट Zn और Zn प्लस 2, है ना। और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का 2f E नॉट, और ये H प्लस से किस में गया H2 में गया। चेक कर लो जरा, ऐसा ही होगा क्या, ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस का 2f E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस का 2f E नॉट Zn से Zn प्लस 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2f E नॉट H प्लस से H2। भैया माइनस 2f सब में कॉमन आके कैंसिल, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस 2 प्लस E नॉट H प्लस 2 H2। ठीक है, ये भैया इस सेल का हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि टोटल जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या टोटल जो सेल का ईएमएफ होगा ना, या पूरे सेल का जो भी अपने पास पोटेंशियल होगा, ये सेल पोटेंशियल एनोड के तो ऑक्सीडेशन, ये एनोड का क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के सम के इक्वल है। और यही से जो है ना, हो सकता है ये डेरिवेशन जो आपने शायद ही आगे पढ़ा हो या अलग तरीके से पढ़ा हो, ये पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी जो ई सेल होता है ना, ई सेल ये इक्वल होता है, ये किसके सम के इक्वल होता है, एनोड के तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। अब देखो कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जब आप जिंक और हाइड्रोजन का जो सेल है ना ये बनाते हो, तो यार ये जो सुई है ना गैल्वेनो की, ये सुई जाके रुकती है 0.76 पर। कहने का मतलब यहां पर सुई में आपको रीडिंग दिखती है प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है ना, ये हमारे पास जो वो दिखती है कितनी प्लस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग बताएगा वो किसकी बताएगा, वो सेल पोटेंशियल की बताएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भैया एक्सपेरिमेंटली, है ना, कि भाई इस सेल के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, फॉर अबाउट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। ये कहां से आया, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और ये जो है वो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वहां से आया है। तो हमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ली, तो ई सेल की वैल्यू आ गई कितनी 0.76 वोल्ट। अब देखिएगा कि चलो भैया ई सेल की वैल्यू आ गई, यहां रखते हैं, और हमें यह पता है कि ई नॉट H2 है ना, कि भाई जो अपने पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये हम कितना लेते हैं, ये हम 0 लेते हैं। ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू IUPAC, है ना। IUPAC कहती है कि आपको ये कितना मानना है, 0 मानना है। तो यहीं से जो है मैं अगर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखूं, तो ई सेल तो है प्लस 0.76 वोल्ट, ई नॉट Zn प्लस 2, या Zn is converting into Zn plus 2 plus E नॉट H plus is converting into H2। ये वाली चीज कितनी हो गई, ये 0 हो गई। तो E नॉट Zn plus 2 ये आ गया भैया प्लस का 0.76 वोल्ट, है ना। तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमें मेजरमेंट करना था रिडक्शन पोटेंशियल का। तो हमें पता है कि E नॉट Zn से Zn plus 2 ये इक्वल होगा माइनस ऑफ E नॉट Zn plus 2 to Zn। ठीक है भैया, ये तो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 0 से प्लस 2 में जा रहा है ना,
तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ये है रिडक्शन पोटेंशियल, +2 से 0 में जा रहा है तो ये है रिडक्शन। तो मैं यहां से साफ बोल सकता हूं कि E0 Zn +2 to Zn, ये हमारे पास माइनस का 0.76 वोल्ट हो जाएगा। ये ही अपने पास SRP है किसका, जिंक का। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जब आप कॉपर लेते हो साथ में, मान लो आपने हाइड्रोजन और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया, तो जो है वो ठीक ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसीजर रिपीट कर दो, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं ना कि जितने भी अपने पास स्पीसीज है, जितनी भी मेटल है, सब मेटल को एक एक करके हाइड्रोजन के साथ हमने जोड़ा और हाइड्रोजन के साथ जोड़कर सेम टू सेम प्रोसीजर से हमने हर एक के लिए क्या कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल बना लिया। हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। और कैलकुलेट करने के बाद में सबको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो इन सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर एक सीरीज मिली जिसको हमने कहा ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज की बात हम अगली क्लास में करेंगे, अभी के लिए वापस से इस पर आते हैं। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो कि ये जो चीज हमने पढ़ी है ना, ये हमने कंसेप्ट डेराइव किया है कि ये कैसे आया है। अब इसी का एक जनरल फॉर्म है जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना, और वहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है, आगे आने के चांसेस भी खूब ज्यादा है। तो आप समझना कि क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्या था, क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है। तो भैया जी ये है एक जनरल एक्सप्रेशन है अपने पास E0 सेल का। अच्छा देखो जरा कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो E0 आ जाएगा, और जनरल कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो वहां पर केवल क्या आएगा, वहां पर केवल E आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको नोट लगा के मैं लिख देता हूं, है ना। और ये इन जनरल, ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया E0 सेल इज इक्वल टू E0। ठीक है, आपने क्या देखा कि आपको एनोड का तो क्या लेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कि भाई कैथोड पर जो भी, कैथोड जिसका भी बना है, ठीक है, कैथोड जिस भी मेटल नॉन मेटल जिस भी स्पीसी का कैथोड बना है, कैथोड का तो आप हमेशा क्या लोगे, एक तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, और एनोड का हमेशा क्या लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे। तो ओवरऑल पूरे सेल का EMF या वोल्टेज जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। और जनरल, ये तो है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और जनरल कंडीशन में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं E सेल इक्वल टू E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, आप जनरल एक्सप्रेशन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो ये भी बोल सकते हो, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ये भी बोल सकते हो। अब एक चीज वापस से आते हैं, है ना, कि यार जैसे हमें ये पता है कि यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल तो इक्वल होते हैं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, देखो कि E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कि एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, एनोड का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, जैसे मान लो आपने एनोड पर जो है वो ये लिखा, ये रिएक्शन एनोड पर हुई, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं सर ये रिएक्शन भी हो सकती है, हम केवल जो क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो। तो भैया ये इक्वल हो जाएगा, मान लो E0 माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कि अगर आप एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हो, ये चीज ध्यान में रखना। देखो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंटली भी वापस से बता दूंगा। वापस से देखो इधर क्या करना है। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं सर एनोड का ऑक्सीडेशन, एनोड का भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है। कहने का मतलब एनोड पर जो भी मेटल है ना उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहते हो यहां पर माइनस लगा दो, क्योंकि हमें पता है कि एक स्पीसीज के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हम बोलेंगे माइनस ऑफ E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो भैया देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E0 सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है भैया जी, ये एक्सप्रेशन भी सही है, ये एक्सप्रेशन भी सही है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, E0 सेल इज इक्वल टू माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी सही है। E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, माइनस E0
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, भैया जी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ये सारे एक्सप्रेशन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन जो है वो ये आया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन सही है। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे समझ में नहीं आया, है ना। वापस से चलते, देखो अभी जो सेल हमने बनाया था उस सेल की तरफ हम वापस से चलते एक बार, ठीक है। और वापस देखो जरा, एक बार जो है वो सेल जो बनाया था उस पर वापस चलते हैं, उसको वापस देखते हैं एक बार ध्यान से, है ना। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। हाँ जी भाई, समझो जरा बात को कि हमने अभी जो सेल बनाया था ना, ई नॉट सेल, मैंने आपको ये लिखवाया ई नॉट Zn to Zn प्लस 2 प्लस ई नॉट H प्लस 2 H2, ये लिखा था, है ना। और हमने एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाली थी ई नॉट Zn से Zn प्लस 2, ये तो हो गया कितना, प्लस का 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn ये हो जाएगा फिर माइनस का 0.76 वोल्ट, ये होता है कितना, 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हम जनरल एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखते हैं। ये कितना हो गया, 0, और मीटर की रीडिंग कितनी आ रही थी, 0.76 आ रही थी, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.76 आ रही है ना। इसकी वैल्यू 0.76 ही आनी चाहिए, क्लियर है बात। अब भैया इधर देखना कि ई नॉट सेल, ठीक है यार, मैं इसको जो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं, ई नॉट Zn प्लस 2 टू Zn प्लस ई नॉट H प्लस से H2, मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं, क्या क्या चेंज किया है मैंने, ये ऑक्सीडेशन था, इसकी जगह रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। अब रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया तो भैया यहां क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब देखो अगर जो है मैं वैल्यू रखूंगा तो ई नॉट सेल, अब ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी रखूंगा, माइनस का 0.76 रखूंगा, और माइनस 0.76 रखूंगा तो ई नॉट सेल वापस से कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये चीज जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है, इस वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। सबको आप एक एक करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी क्या है, सही है। दोनों के दोनों जो है वो आप सही बोल सकते हो, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो ये हमारे पास है भैया जी एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, जो है वो अपने पास क्या, एसआरपी। अब क्या किया, देखो वापस से मैं बोल देता हूं कि ऐसे क्या किया, जो अलग अलग स्पीसीज है सबके एसआरपी की वैल्यू जो है वो हमने क्या कर ली, मेजर कर ली, एक्सपेरिमेंटली मेजर कर ली। एसआरपी इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, और क्या किया, उसको एक सीरीज में अरेंज कर लिया, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया। तो आपको जो है वो एक सीरीज मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखें, एक बार जो इसको एनसीईआरटी में से भी पढ़ ले, ठीक है ना। यहाँ से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।